तो दोस्तों इस क्लास में हम संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता की परिभाषा और संप्रभुता की मुख्य विशेषताओं को जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ की संप्रभुता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा राज्य या ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है, ऐसे राष्ट्र या ऐसे राज्य को ही दोस्तों क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या देश कहते हैं, या राज्य कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे पिछली कक्षाओं में जो हमने पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास करी थी उसमें हमने राज्यों के अनिवार्य तत्वों को समझा था। और दोस्तों राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से संप्रभुता भी क्या है, राज्य का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्वों में से एक तत्व है। तो दोस्तों इससे पहले क्लासों में हमने जाना समझा कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता राज्य का क्या है, प्राण है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारा शरीर है और हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्राण होते हैं, और अगर प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी राज्य से उसकी संप्रभुता को निकाल दिया जाए तो दोस्तों उस राज्य का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, फिर हम उसको राज्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए संप्रभुता को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों संप्रभुता का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र या ऐसा राज्य जो अपने देश के आंतरिक मामले और अपने देश के वैदेशिक मामले स्वयं से लेता है, या उस पर किसी बाह्य शक्ति का क्या नहीं है, दबाव नहीं है, या हस्तक्षेप नहीं है। तो दोस्तों ऐसा राष्ट्र क्या कहलाता है, संप्रभु राष्ट्र कहलाता है, या संप्रभु राज्य कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं आंतरिक मामले, तो आंतरिक मामले कौन से हो जाएंगे, जैसे दोस्तों राजनीतिक मामला हो गया, आर्थिक मामला हो गया, और सामाजिक मामला हो गया, धार्मिक मामला हो गया। ऐसे मामले जब कोई देश स्वयं से ले सकता है या स्वयं से लेता है तो दोस्तों ऐसा राष्ट्र क्या कहलाता है, संप्रभुता वाला राष्ट्र या राज्य कहलाता है। और दोस्तों अगर हम बाह्य मामलों की बात करते हैं या वैदेशिक मामलों की बात करते हैं तो दोस्तों जब कोई देश किसी देश के साथ मित्रता करता है तो वो किसी दूसरे देश को नहीं पूछ रहा है या दूसरे देश के दबाव में किसी से मित्रता या शत्रुता नहीं कर रहा है। ऐसे निर्णय जब कोई देश क्या है, स्वयं के विवेक से लेता है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, या संप्रभु राज्य कहते हैं। या किसी के साथ हमें दुश्मनी करनी है या मित्रता करनी है या संधि करनी है, ऐसे निर्णय जब हम क्या करते हैं, स्वयं से लेते हैं तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं, संप्रभुता वाला देश या राज्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों यहां से आपको संप्रभुता से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस किस प्रकार से संप्रभुता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों किसने किया, बोंदा ने किया। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि संप्रभुता का उदय कब हुआ। तो दोस्तों संप्रभुता का उदय कब हुआ, तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में हुआ। और इसके बाद दोस्तों 17वीं शताब्दी में ग्रासियस ने बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। तो दोस्तों ग्रासियस ने दिया, और कब दिया दोस्तों, 17वीं शताब्दी में दिया। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि जो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है ये किसने दिया। तो दोस्तों ये किसने दिया, रूसो ने दिया। और कब दिया दोस्तों, 18वीं शताब्दी में दिया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों यहां से आपको 3 या 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं साथियों कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा, और संप्रभुता का उदय 16वीं शताब्दी, और बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, ग्रासियस ने दिया। और लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, रूसो ने दिया। और वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, ऑस्टिन ने दिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्लास में आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम संप्रभुता की परिभाषा को समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बिलोबी की परिभाषा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसकी है, कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा या शक्ति है। तो दोस्तों किसकी है, बिलोबी की है। अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है विल्सन की। संप्रभुता कानून का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने प्रतिदिन की क्रियाशील शक्ति है। तो दोस्तों संप्रभुता क्या है, विल्सन के अनुसार कि कानून का निर्माण करने और उन्हें लागू करने की प्रतिदिन की क्या है, क्रियाशील शक्ति है। ठीक है,
अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है पोलक की। तो दोस्तों पोलक के अनुसार संप्रभुता वो शक्ति है जो न तो स्थायी है और न स्थानांतरणीय है और न ऐसी विशेष नियमों के अधीन है जिन्हें यह बदल नहीं सकती और न यह धरती पर किसी अन्य शक्ति के प्रति उत्तर। तो दोस्तों पोलक के अनुसार आपने समझा कि संप्रभुता क्या है, राज्य के लिए कितना अनिवार्य तत्व है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है ओपनहाइमर। तो दोस्तों ओपनहाइमर के अनुसार संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च संस्था है जो अन्य सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है रूसो की। तो दोस्तों रूसो के अनुसार सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है। तो दोस्तों ये परिभाषा आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि ये परिभाषा किसकी है कि सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है। तो दोस्तों किसकी है, रूसो की है। अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है ऑस्टिन की। तो दोस्तों ऑस्टिन के अनुसार यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान की आज्ञा का पालन करता हो और वो निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन का अधीन न हो तो उस समाज में वो व्यक्ति संप्रभु है। निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वो समाज राज्य है। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑस्टिन ने संप्रभुता की कितनी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम संप्रभुता की विशेषताओं को समझने वाले हैं। तो दोस्तों संप्रभुता की जो पहली विशेषता है वो है पूर्णता। और पूर्णता का मतलब है दोस्तों कि राज्य के पास वो सारी शक्तियां स्वयं के पास होगी जो वो अपने देश के आंतरिक मामले और अपने देश के बाह्य मामलों को लेने में स्वयं से क्या है, स्वतंत्र होगा। उस पर किसी बाह्य शक्ति का दबाव या हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, संप्रभुता एक पूर्ण और निरपेक्ष शक्ति है, यह अन्य किसी शक्ति पर आश्रित नहीं है। तो दोस्तों अगली जो संप्रभुता की विशेषता है वो है अद्यता। प्रभुसत्ता चूंकि अखंड है, निर्सीम है, इसीलिए यह किसी और को नहीं सौंपी जा सकती है। तो दोस्तों जो संप्रभुता है, संप्रभुता हम किसी और को नहीं सौंपते हैं। और दोस्तों अगर हमने किसी और को संप्रभुता सौंप दी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उस राज्य का अपना अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो अपने आप क्या नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसलिए संप्रभुता किसी को सौंपी नहीं जा सकती है। ठीक है, अगली जो दोस्तों संप्रभुता की विशेषता है वो है स्थायित्व। जैसे राज्य स्थायी है वैसे ही संप्रभुता भी स्थायी है। तो दोस्तों अगली जो संप्रभुता की विशेषता रहने वाली है ये आज के लिए संप्रभुता की अंतिम विशेषता रहने वाली है। तो दोस्तों अंतिम विशेषता को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक कॉमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और साथ में दोस्तों आपको एक काम और करना है कि अपने सभी साथियों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए अंतिम टॉपिक। और अंतिम जो दोस्तों विशेषता है संप्रभुता की वो है अविभाज्यता। संप्रभुता पूर्ण और व्यापक शक्ति है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर हमने संप्रभुता के टुकड़े कर लिए या टुकड़े हो जाते हैं तो दोस्तों राज्य के भी क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए संप्रभुता क्या है, पूर्ण और व्यापक शक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की अगली वीडियो में।